नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय नरवाल आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं पोल्ट्री के इस यूट्यूब चैनल एग्योप न्यूज़ पर। तो आज हम एक बड़े ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पावरफुल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी रहती है इस चीज़ को लेके। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेलिंग रेट्स को लेके कि किसी भी पोल्ट्री प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली जो अंडे के छपते हैं, सेलिंग रेट छपने चाहिए या नहीं छपने चाहिए। और दूसरा हम बात करेंगे पोल्ट्री के सप्लाई चेन स्ट्रक्चर की। इसमें वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोल्ट्री का सप्लाई चेन स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए हम एक चीज जान लेते हैं कि किसी भी चीज का मूल्य कैसे तय होता है। आप भी सोचिए, विचार कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि किसी भी चीज का मूल्य कैसे तय होता है। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी चीज का मूल्य तय होता है उसकी लागत मूल्य के हिसाब से कि भाई उसको प्रोड्यूस करने में, बनाने में कितनी लागत आ रही है, उसके ऊपर कितने खर्चे आ रहे हैं, और सारे खर्चों को मिलाकर फिर उसमें कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना मार्जिन जोड़ता है और उसके बाद उसका एक एमआरपी डिसाइड होता है। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, एग्रीकल्चर की मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि पोल्ट्री भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट था। तो पहले एग्रीकल्चर को समझते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनपुट कॉस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है उसके रेट से। तो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स की होती है, जो भी हम पैदावार होती है, उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एटलीस्ट कि उसमें क्या होता है कि आपकी मंडी सिस्टम होता है, उसमें आपका एमएसपी होता है। एमएसपी तय करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। A2 फॉर्मूला, A2 प्लस FL फॉर्मूला, C2 प्लस 50% फॉर्मूला, जिसको अभी जिसकी लेकर मांग चल रही है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और ये सारी चीजें कौन तय करता है? एक कमीशन बना हुआ है, CACP कमीशन, जो ये सारी चीजें, जो भी फसलों के दाम तय करता है। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ पोल्ट्री की। पोल्ट्री में आप स्ट्रक्चर को तो भूल ही जाइए। कोई गवर्नमेंट बॉडी में इंटरवीन ही नहीं करती इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग में कि इसका रेट ये होना चाहिए और या फिर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ रही है। देयर इज नो इंटरवेंशन। किसी भी कोई भी सेंट्रलाइज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जिसमें इंटरवीन करती हो। तो होता क्या है, जो हमने डिस्कस किया कि किसी भी चीज का जो रेट तय होता है उसकी इनपुट कॉस्ट से तय होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनपुट कॉस्ट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसके कारण कई बार क्या होता है, कई बार नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जो फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाती है उसकी सेलिंग कॉस्ट से। सेलिंग कॉस्ट मतलब जिसपे उसने माल बेचा, तो लागत ज्यादा है, बेचा कम में, तो ये अपने आप में घाटे का सौदा हो गया। तो इसलिए कई बार घाटा होता है पोल्ट्री किसान को। तो हम तो एग्रीकल्चर से भी ज्यादा, अगर पोल्ट्री सेक्टर की बात करूं, उससे भी ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक तरीके से पोल्ट्री है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं, वो तो फिर भी डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई इस सीजन पे रेट ये रहने वाला। लेकिन मैं अगर अंडे की बात करूं, इट्स वेरी सिमिलर टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से बिल्कुल मिलता जुलता है। अंडे का रेट डेली बेसिस पे तय होता है। तो थोड़ा इसका सप्लाई चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो पोल्ट्री में क्या है कि जहां पे प्रोडक्शन है वहां पे कंजप्शन उतना नहीं है, जहां पे कंजप्शन है वहां पे प्रोडक्शन उतना नहीं है। तो ये चीज है। पोल्ट्री में एक स्टेट के फार्मर की जो समस्या है वो दूसरे स्टेट के फार्मर की नहीं है। एक छोटे किसान की जो समस्या है वो बड़े की नहीं है। तो अपने आप में ये भी काफी कारण है पोल्ट्री के एक तरीके से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ना हो पाना है, फिर उस तरीके से स्टेबल ना हो पाना इस सेक्टर का। और दूसरा, जहां पे अगर हम फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में बरवाला सबसे एक प्रोडक्शन सेंटर माना जाता है। बरवाला जो हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्कुल 15 किलोमीटर की रेडियस का जो एरिया है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं साउथ साइड, तो नमक्कल हैदराबाद उस जोन को माना जाता है, एक प्रोड्यूसिंग जोन माना जाता है। लेकिन वहां का अंडा कहां पे जाता है? अलग अलग जगह पे जाता है। जैसे मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं, पंजाब और हरियाणा भी अपने आप में एक अच्छे प्रोड्यूसर है, लेकिन वहां पे कंजप्शन उतना नहीं है। तो पंजाब का अंडा लगभग जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल वगैरह चला जाता है। लेकिन जो हरियाणा का अंडा फिर जाता है ईस्टर्न इंडिया में, असम, गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल। और नीचे से ऐसे ही नमक्कल की बात करें तो नमक्कल का भी अंडा वहां पे उस साइड काफी जाता है, ईस्टर्न साइड, क्योंकि ईस्टर्न साइड उतना प्रोडक्शन नहीं है। अभी पहले क्या था कि पहले ये यूपी और बिहार में भी जाता था, लेकिन यूपी एंड बिहार में पोल्ट्री डेवलप हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो पंजाब, हरियाणा और जो इन स्टेट्स का अंडा है उस साइड इतना फ्लो नहीं रहा है अभी।
और जहाँ पे प्रोडक्शन वहाँ पे कंजप्शन नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि यहाँ से माल वहां तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होता है और काफी सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रेट में भी फिक्स नहीं है एक दिन का, और दूसरा सेंट्रलाइज बॉडी भी नहीं है। एक बॉडी ने, एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने रेट बढ़ा दिया तो लोडिंग दूसरे एंड से शुरू हो जाती है, तो वो चीज भी इसमें फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं कि अंडे का रेट डिसाइड कैसे होता है। अंडे का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ सेंटर्स हैं, कुछ क्लस्टर्स हैं जो मेन प्रोड्यूसिंग क्लस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल बरवाला, नमक्कल, हैदराबाद, राजस्थान में अजमेर, और पंजाब की बात करूं तो पंजाब में संगरूर या फिर पटियाला वाला एरिया, और हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जींद। तो ये कुछ जो मैंने आपको बताया ये मेन क्लस्टर्स में बटा हुआ है एक तरीके से। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, उड़ीसा में ब्रह्मपुर वो एरिया है जहां पे थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो अब डिसाइड कैसे होता है कि अब फार्मर्स कुछ बैठते हैं, अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं, और वो फार्मर्स अंडे का रेट तय करते हैं। वो बैठ के एक तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स में फिर कहीं पे भी कि भाई आज का अंडे का रेट ये होगा। अलग अलग क्लस्टर में कई कई एसोसिएशंस बनी हुई है, जैसे बरवाला में बेटा एसोसिएशन है, बेफ्टा है, और दूसरी अगर मैं साउथ साइड बात करूँ नमक्कल में भी एसोसिएशन है, अजमेर में RPFF है, पूर्वांचल गोरखपुर में पूर्वांचल एसोसिएशन है, और अगर मैं यूपी की बात करूँ तो कुक्कुट विकास समिति है, और बिहार की बात करूँ तो पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार है। तो ऐसे ही काफी सारी एसोसिएशंस इंडिया में बनी हुई है, तो वो अंडे का रेट तय करती हैं। अब जो अंडे का रेट तय हुआ, उस अंडे को रेट को हम बोलते हैं प्रिंट रेट। हम बोलते हैं उसको प्रिंट रेट, मतलब जो, या फिर उसको मैसेज रेट बोलते हैं कि जो एसोसिएशन ने तय कर दिया। और दूसरी बात, ये जो रेट तय होता है, ये जो उसमें एसोसिएशन में लोग होते हैं वो अपने अनुभव से रेट तय करते हैं। इसमें उनके पास कोई भी ऐसे आंकड़े या फिर ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि भाई जिससे इस चीज की जानकारी लगाई जाए कि प्रोडक्शन कितना, कंजप्शन कितना, ताकि उसके हिसाब से इसको तय किया जाए। तो अब बात करते हैं सेलिंग की। भाई सेलिंग रेट क्या होता है। अब हुआ क्या कि प्रिंट रेट जो तय हुआ, और अंडे का जो रेट तय होता है वो 100 अंडों का होता है। कहीं पे एक बॉक्स का होता है, बॉक्स में 210 अंडे आते हैं, ट्रेज आते हैं, 60 ट्रेज आते हैं, तो कहीं बॉक्स में होता है, और ज्यादातर 100 अंडे का रेट तय किया जाता है कि भाई 100 अंडे का रेट इतना है। तो लेकिन जो रेट तय होता है उस रेट में कई बार अंडा बिकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अंडे का रेट तय हुआ, एक एसोसिएशन ने तय किया कि 100 अंडों का रेट 500 रुपए है, एक सैकड़े का रेट 500 रुपए है। लेकिन होता क्या है कि उस रेट पे फार्मर बेच नहीं पाते। उसके साइड वाले फार्मर्स कई फॉर एग्जांपल 495 में भी दे रहे होते हैं, 490 में भी दे रहे होते हैं, और 485 में भी दे रहे होते हैं। तो जो ये रेट आया, जो 485 में कोई बेच रहा है, फिर 90 में कोई बेच रहा है, तो इस रेट को बोलते हैं सेलिंग रेट या फिर मार्केट ट्रेंड्स, कि एग्जैक्ट मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, एग्जैक्ट मार्केट की बिक्री किस तरीके से हो रही है। अब जब बात आती है सेलिंग रेट को लोगों तक पहुंचाने की या फिर प्रिंट करने की, तो बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, अलग अलग तरह के देते हैं, अलग अलग बोलते हैं कि भाई इस सेलिंग रेट की वजह से रेट में फ्लक्चुएशन होती है, सेलिंग रेट ही अकेला कारण है जिसकी वजह से अंडे का सही दाम नहीं मिल पाता, और ये काफी इफेक्ट करता है मार्केट को। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बोलते हैं कि ये छपना नहीं चाहिए। और दूसरा, जो लोग छापते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है अलग अलग तरीके से कि भाई ये रेट आप मत छापो। अब ये जो सेलिंग रेट को लेके जो लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हम इनको समझते हैं कि कितने सही हैं और कितने सही नहीं है। तो उन पे एक बार हम प्रकाश डाल लेते हैं कि जो प्रिंट रेट था वो सेलिंग कैसे बना। समझने की जरूरत अब ये है कि प्रिंट रेट था वो तो जो एसोसिएशन ने डिसाइड किया था, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो सेलिंग में कन्वर्ट कैसे हो गया। अब बात क्या है कि अंडा एक हाईली पेरिशेबल आइटम है। अंडे को आप ज्यादा दिन तक स्टॉक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर स्टॉक करेगा इस अनुमान के साथ कि कल जो अंडे का रेट होगा वो अच्छा होगा, लेकिन कई बार होता है क्या कि वो डाउन चला जाता है, तो 3 दिन 4 दिन वेट करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसको बेचना ही पड़ेगा, एल्स बिकॉज ये हाईली पेरिशेबल आइटम है, वरना उसका जो अंडा है वो खराब हो जाएगा, काला होना शुरू हो जाएगा, पीला होना शुरू हो जाएगा, तो काफी सारी ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जो समझने की बात ये है कि अंडे का प्रिंट रेट सेलिंग में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। सेलिंग में जब अंडे का रेट जो तय होता है वो व्हाट्सएप पर तय। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी तेज है, आप सब लोगों को पता है कि जब वो एक जगह ऐसे चलता है
अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक फार्मर हूँ, मैं अपना ज्ञान दूसरे ग्रुप में पेल दूंगा, फिर मैं तीसरे ग्रुप में अपना ज्ञान पेल दूंगा कि मैंने ये बेचा है, तो एक माहौल बन जाएगा। और फार्मर जो भी अपनी डील करता है वो फार्मर अपने सेंटिमेंट्स के साथ करता है, अपने मूड के साथ बेचता है। जो मार्केट है वो कमिटेड होती है सेल के लिए, मार्केट कमिटेड नहीं होती फॉर द रेट। कभी भी आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मार्केट होती है वो कमिटेड होती है फॉर द सेल, कि आपकी सेल हो रही है या नहीं। मार्केट रेट के लिए कमिटेड नहीं होते कि आपके अंडे के रेट को इतना रेट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मार्केट में सेल के लिए कमिटेड होती है। तो जब एक व्हाट्सएप ग्रुप से चला तो दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग अपने ज्ञान डाल रहे थे, तीसरे ग्रुप में अपना ज्ञान डाल रहे थे। तो इससे हुआ क्या कि फार्मर का जो सेंटीमेंट था, फार्मर का मूड चेंज हुआ। और फार्मर हमेशा आप देखना जो प्रिंट रेट से ऊपर बहुत रेयरली देखा जाता है कि अंडा बिकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा क्या जाता है कि लोग घटाते हैं। लोगों की तासीर ऐसी बन चुकी है कि जो सेलिंग रेट आएगा और उससे हम कुछ घटाएंगे, उसकी रेफरेंस है और उसी में हम बेचेंगे। लेकिन कितना घटाएंगे वो तय करता है कि उसके पास जानकारी कितनी सही है। जो जानकारी पहुंचनी चाहिए थी वो बहुत ज्यादा जानकारी पहुंच जाती है, जो इंफॉर्मेशन पहुंचनी थी वो एक्सेस इंफॉर्मेशन एक तरीके से फार्मर के सामने पहुंच जाती है, जिससे उसका मूड चेंज होता है, मूड एक तरीके से इफेक्ट होता है। और अब कि भाई मूड इफेक्ट हो गया, चलो सही है, उसने बेच दिया इन सारे रेटों में, लेकिन एक ही रेट क्यों नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या है कि बहुत सारी एसोसिएशन है अलग अलग क्लस्टर में, कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है। सेंट्रलाइज्ड बॉडी ना होने की वजह से एक बंदा नहीं है पूरी सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए। एक एसोसिएशन आज तय कर देगी तो कुछ लोग क्या है कि भाई ग्रुपों में सेलिंग चलती रहेगी, वो सेलिंग भी दिखा देगी, सेलिंग भी निकालती रहेगी, और एकदम से उस चीज पे वो चीज बंद नहीं होती है। और फार्मर फिर भी वेट करते हैं, जो इन चीजों में नहीं घुसते, जो डिसाइडिंग लोग हैं उनके साथ इतना कोऑर्डिनेशन में नहीं रहते, तो वो लोग वेट करते हैं कि यार ये प्रिंट रेट आएगा और इससे हमें कुछ वैल्यू घटाएंगे, और वो कितनी घटाएंगे वो घटा के हम एक तरीके से फिर अपना माल बेचेंगे। तो फार्मर्स का मूड ये बन चुका है, तासीर ये बन चुकी है। अगर एकदम बंद करें तो बंद नहीं हो सकता है ये। अगर मैं चाहता हूं कि भाई एक ही रेट होना चाहिए, और मैं तो ये भी चाहता हूं कि भाई साप्ताहिक रेट हो, मासिक रेट हो, कि एक महीने में जो अंडे का रेट तय करते हैं कि वही चलता रहे, ताकि फार्मर भाइयों को भी थोड़ा फायदा हो। लेकिन ये चीज फिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने आप में बहुत उलझा हुआ है, कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है। अगर एक जगह ऐसे कोई आदेश, कोई ऑर्डर या फिर कोई कमांड है तो वही चीज रेगुलेट हो सकती है। अलग अलग जगह से आएगी तो इससे होगा क्या कि अगर वो सेलिंग बंद होगी, जो एग्जैक्ट मार्केट ट्रेंड्स जाना बंद होंगे, तो जो दूसरे छोटे फार्मर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में नहीं है एसोसिएशंस के साथ, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और जो एक्चुअल सेलिंग है उससे भी कम में बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। और जिससे आगे फिर फर्दर क्या होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड ही पकड़ लेगी। अब अगर उस फार्मर की बात करें कि जो एक तरीके से छोटा किसान है और कोऑर्डिनेशन में नहीं है और ऐसे लोगों से नहीं जुड़ा हुआ हो, तो व्हाट्सएप को ही सब कुछ मान लेगा। और व्हाट्सएप क्या करता है कि व्हाट्सएप मैनिपुलेशन को बढ़ाता है। जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में रेट्स चलते हैं, हमने बहुत सारी वीडियो पहले भी निकाली कि अंडे में फ्लक्चुएशन कैसे होती है, और एक सीसीआई की रिपोर्ट को लेके एक बड़ा एक्सपोज हमने किया था। तो आप वो वीडियोस भी जाके जरूर देखें कि कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो रेट डिसाइड करते हैं, उसके बाद खुद प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसके बाद खुद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो एक तरीके से ओवरऑल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है मार्केट को डंप एंड पंप करने के लिए। अब आप समझिए इस बात को, जब आपका ट्रेडर, हमें जिसको बार बार बोलते हैं, जब ट्रेडर आपका माल बेचता था, तो आप इस चीज को रियलाइज करके देखिएगा, जब आपका आप हमेशा फायदे में रहते थे। अब आज के हालात अगर ट्रेडर्स की पूछेंगे तो ट्रेडर्स से जब भी मेरी भी बात होती है, कई बार मैं उनसे पूछता हूँ, तो किसानों से ज्यादा उनके हालात भी नाजुक बने हुए, क्योंकि किसान को तो पेमेंट की सिक्योरिटी मिल जाती है उनसे। और दूसरा, जो ट्रेडर है, अभी अगर एक पिछले कुछ सप्ताह की बात करें तो मार्केट एकदम से ऊपर गई थी, लेकिन एकदम से डंप कर गई थी फिर। तो उस टाइम पे ट्रेडर्स ने खरीद लिया था और हुआ क्या था कि उन्होंने बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। तो जो बड़े जो लोग हैं उनको समझिए आप, जो बड़े प्लेयर्स हैं जो डंप एंड पंप कर रहे हैं, उस चीज को समझिए आप। मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे एग्योप भी आप सबको पता है कि हम आपको अनएडिटेबल शीट आपको देते हैं,
और जो कि एडिट ना हो और आप तक वही पहुंचे। तो मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं, हमारे पास भी कई बार लोग बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि आप सेलिंग बंद करो, आप ये बंद करो, आप वहाँ की वो चीज़ बंद करो। तो मैं आपको आज एक चीज़ समझाना चाहूँगा, मैं आपको, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब जितने लोग आप ये बोलते हैं ना कि आप सेलिंग बंद करो, जो फार्मर ये बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा उन लोगों की तादाद है जो ये बोलते हैं कि सेलिंग चालू रखो, आप हमें एग्जैक्ट ट्रेंड दो। हमने आज तक जितना भी काम किया वो कस्टमर फीडबैक के ऊपर काम किया। हमारा जो मेन मकसद था वो इस इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री को स्टेबलाइज बनाने के लिए, उसमें एक बाय एंड सेल सपोर्ट देना था। लेकिन हुआ क्या कि आपके फीडबैक्स इतने आए कि वी वांट रेट्स को लेके कहीं ना कहीं वो एक अनएडिटेबल वाली चीज नहीं थी इसमें। और जब रेट्स को लेके काफी इंक्वायरीज आना शुरू हुई और जब हमने भी एक रेट देने का फैसला लिया कि हम भी लोगों को अवेयर करवाएंगे और रेट्स के साथ साथ कंसल्टेंसी भी देंगे, जो डॉक्टर खन्ना जी के माध्यम से आप सब लोग एग्योक न्यूज के माध्यम से आप देखते रहते हो कि हम एजुकेट करेंगे लोगों को, फार्मर्स को बताएंगे, सस्ते नुक्ते बताएंगे, वो सारी चीजें हम करेंगे। तो हमारा मेन एम मकसद यही था ताकि इस छोटे से छोटे कतार में खड़े उस फार्मर का भला हो। लेकिन आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको कुछ एक उदाहरण देना चाहूंगा। कई लोगों ने बोला कि एक बार मीटिंग हुई एक एसोसिएशन की, उन्होंने बोला कि आप बरवाला के रेट की सेलिंग बंद कर दीजिए। मैंने कहा कि आप इतने लोग जब बोल रहे हो, 5 7 10 लोग थे, उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि जब आप इतने लोग बोल रहे हो तो एक उदाहरण ये करके देख लेते हैं। तो हमने बंद किया और बंद करने के बाद आपको मैसेजेस, बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेजेस, कुछ डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, विद इन सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम, एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में इतने सारे मैसेजेस आए और उन्होंने बोला कि सेलिंग और ये सारे फार्मर्स हैं। अब देखिएगा इनको, हमारा जो टारगेट है वो इंडस्ट्री को स्टेबल बनाने का है, हमारा जो टारगेट है वो छोटे से छोटे फार्मर का भला हो, वो हमारा टारगेट है। किसी को अपना फार्म बंद ना करना पड़े, वो हमारा टारगेट है। कोई फार्मर एनपीए ना हो, वो हमारा टारगेट है। उसके लिए आपके लिए कैसे शेयर स्ट्रक्चर बनाया जाए, जैसे कि ऐप के माध्यम से हम आप सब लोगों के साथ लेके आ रहे हैं, और वो हमारा टारगेट है। और जो अभी समस्या हुई पिछले जनवरी से लेके चली, हमने पूरा अवेयर भी करवाया एग्योक न्यूज के माध्यम से कि क्या समस्या है। काफी मीटिंग्स हुई, मैराथन मीटिंग्स हुई, दिल्ली में हमने मीटिंग्स की और पुरुषोत्तम रूपाला जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर से, उनके साथ मिलके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ मिलके उनको एक तरीके से जानकारी पहुंचाई कि इंडस्ट्री की हालत कितनी नाजुक है और उनको ये बातें संज्ञान में लेनी चाहिए। ये सारी बातें हमने उनको बताई। तो आप लोग ये चीज जरूर समझे, आप अपने वो कहते हैं ना कि किसान कहीं ना कहीं लैकिंग बिहाइंड होता है, तो एक चीज में होता है कि अपने दुश्मन को सही से नहीं पहचान पाता। आप अपने साथ देने वाले को और आप अपने दुश्मन को आप थोड़ा सा सही से पहचानना सीख ले, ताकि हम भी उतने ही मोटिवेशन के साथ आप सब लोगों के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए काम करते रहें। आप सबका सपोर्ट, आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन हमें लगातार मिल रहा है और उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आगे, लेकिन हम आगे भी अपेक्षा करते हैं कि आप सबका सहयोग और समर्थन हमें मिलता रहेगा। हमारी कोई ऐसी नीयत और ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम मैनिपुलेशंस करें इंडस्ट्री में, बल्कि हम उल्टा स्टेबल करने के लिए आए हैं इस इंडस्ट्री को। और अनएडिटेबल शीट्स का यूज करें। मैं नहीं कह रहा कि हमारे ही कंटेंट आप यूज करें, हमारे ही ट्रेंड्स को आप फॉलो करें, हमारे ही रेट्स को फॉलो करें, जिस मर्जी का करें। आप अनएडिटेबल यूज करें, जिस मर्जी कंपनी का यूज करें, जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन का यूज करें, उस डेटा को यूज करें जो अनएडिटेबल हो। ऐसा ना हो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया, कॉपी पेस्ट करके दूसरे में कुछ किया, तीसरे में कुछ किया, कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, इस चीज में हमारा सहयोग करें, समर्थन करें और अनएडिटेबल डेटा का ही यूज करें रेट देखने के लिए। आपने वीडियो को यहां तक देखा, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर करेगा और हमारा YouTube चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।